युवराज रुद्रदेव और कुलगुरु विचित्रवीर के बीच संवाद स्थापित हो चुका था। युवराज रुद्रदेव ने जब कुलगुरु से ये कहा कि वो अभी राज्य रक्षक सिद्धार्थ से नहीं मिला है, तो कुलगुरु विचित्रवीर परेशान हो गए थे। वो अभी युवराज रुद्रदेव को जल्द से जल्द आने के बारे में कह ही रहे थे कि तभी उनकी आवाज कटनी शुरू हो गई थी और फिर उसके बाद युवराज रुद्रदेव को रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु से इस बारे में सवाल किया, लेकिन वो इस बात का जवाब देते कि उससे पहले उनके कानों में कुलगुरु की आवाज सुनाई पड़ी। ये कैसे हो सकता है? इतना कहकर कुलगुरु विचित्रवीर का युवराज रुद्रदेव से संवाद टूट गया था। जैसे ही युवराज रुद्रदेव का कुलगुरु विचित्रवीर से संपर्क टूटा कि युवराज रुद्रदेव घबरा गए थे और वो जल्दी से कार से उतर गए थे। कार से उतरने के बाद युवराज रुद्रदेव वहीं कार के पास जमीन पर बैठ गए थे। युवराज रुद्रदेव को जमीन पर बैठा देखकर उनके साथ मौजूद शांति देवी और रॉकी भी एसयूवी से नीचे उतर गए थे। क्या हुआ युवराज? शांति देवी ने सवाल किया। इंद्रनगर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है शांति चाची। अब मैं शायद ही इंद्रनगर को बचा पाऊं। इतना कहकर युवराज रुद्रदेव रोने लगे थे। ये पहली बार था जब युवराज रुद्रदेव की आंखों में आंसू आए थे। वो युवराज रुद्रदेव जो अपनी मजबूती और सहनशीलता के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने सामने आने वाली हर मुश्किल का सामना डटकर किया था, उनका इस तरह से रोना शांति देवी समेत रॉकी को भी परेशान कर रहा था। इंद्रनगर को कुछ नहीं होगा युवराज, हम जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढ लेंगे और उसके बाद इंद्रनगर को बचा लेंगे, शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव को संबल देते हुए कहा। हालांकि शांति देवी को यह बिल्कुल भी नहीं मालूम था इंद्रनगर में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो युवराज रुद्रदेव को साहस देने के लिए उन्हें संबल दे रही थी। इधर युवराज रुद्रदेव की आंखों में आंसू आ रहे थे और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने पिता महेश से मिलकर रो रहा था। उसी के साथ साथ जयपुर ट्रॉमा केयर में एडमिट देवयानी भी रो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उसकी आत्मा तो जागृत थी, लेकिन देवयानी का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो उठ तो नहीं सकती थी, लेकिन अपने आसपास मौजूद लोगों की बातों को सुन सकती थी। अभी देवयानी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति के द्वारा कही गई बातों पर था। उसके दिमाग में आदिशक्ति के द्वारा कही गई एक बात बार बार घूम रही थी कि सिद्धार्थ को इंद्रनगर जाने के लिए बलि देनी पड़ेगी। देवयानी अभी इस बारे में सोच रही थी कि तभी दानू वहां पहुंच गया और वो न जाने क्यों आज जाकर देवयानी के पास बैठ गया था। कैसी हो तुम? दानू ने देवयानी के बेहोश पड़े शरीर की ओर देखते हुए कहा और उसके बाद उसने देवयानी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। देवयानी ने आत्मा जागृत होने के बाद पहली बार दानू का स्पर्श महसूस किया था, जिसकी वजह से उसका शरीर स्पर्श होते ही उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि देवयानी के हाथ को पहली बार किसी मर्द ने छुआ था, लेकिन इससे पहले जिसने देवयानी को छूने की कोशिश की थी, देवयानी ने उसके हाथ को उस आदमी के शरीर से अलग कर दिया था और उसे उनका हाथ तोड़ते वक्त किसी भी तरह की फीलिंग का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि दानू के शरीर के टच करने मात्र से ही देवयानी का शरीर हिलोरे मारने लगा था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। तुम तो बता भी नहीं सकती कि तुम कैसी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक ही होगी, क्योंकि तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने बंद हो गए हैं, दानू ने देवयानी की तरफ देखते हुए कहा और फिर कुछ देर का पॉज लेकर आगे बोला। लेकिन मेरी माँ के ऊपर गुस्सा मत होना तुम। वो कह रही थी कि तुमने पूरा एक बोतल पानी का टक लिया। अरे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई होगी, इसलिए उनको ऐसा लगा होगा। दानू अपने आप में ही बोले जा रहा था। मेरी माँ बहुत अच्छी है। जब तुम मुझे पार्वती नदी में मिली थी और हम तुम्हें पहली बार डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरी माँ ने ही कहा था कि तुम जिंदा हो और तुम्हें यहाँ लेकर आ गई थी। डॉक्टर तो अभी भी कह रहे हैं कि तुम्हारा ठीक होना मुश्किल है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी और उसके बाद हम दोनों। अभी दानू अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और रुक्मणी अंदर आ गई थी। ये देवप्रिया यानी देवयानी के रूटीन चेकअप का टाइम था। रुक्मणी ने दानू को देवप्रिया से बातें करते हुए सुन लिया था। जैसे ही रुक्मणी अंदर आई कि दानू ने झट से देवयानी का हाथ छोड़ दिया था और उसके बाद वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था। क्या बातें हो रही है दानू? क्या कह रहे थे तुम देवप्रिया से? रुक्मणी वहां रखी हुई टेबल के ऊपर बैठ गई थी और
देवयानी के ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल वगैरह को चेक करने लगी थी। हमेशा की तरह आज भी सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये देवप्रिया को होश क्यों नहीं आ रहा है। रुक्मिणी ने टेबल के ऊपर से उठते हुए कहा, आ जाएगा डॉक्टर साहब, मुझे भी कहाँ जल्दी है, आराम से, जब आना होगा आ ही जाएगा। दानू ने रुक्मिणी की ओर देखते हुए कहा और उसके बाद रुक्मिणी बोलकर वहां से चली गई थी। रुक्मिणी के जाने के बाद दानू फिर से देवप्रिया यानी देवयानी के पास बैठ गया था और फिर से उससे अकेले ही बातें करने लगा था। आज दानू को देवप्रिया के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था और देवयानी उसके प्यार को देखकर भाव विभोर हो रही थी। वो दानू का शुक्रगुजार थी। अगर दानू ने उसे नदी से निकाला ना होता तो वो अब तक पता नहीं कौन से जानवर का भोजन बन चुकी होती। इधर दानू देवयानी से बातें कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और बीरेन्द्र शर्मा बुद्धा मार्शल आर्ट्स में घूमते हुए बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ का मन तो ईटानगर आने का नहीं था, लेकिन आज जब वो ईटानगर वापस आ गया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ईटानगर की ठंडी हवाएं जयपुर के गर्म हवाओं से ज्यादा अच्छी लग रही थी। सिद्धार्थ वहां भागते भागते थका हुआ महसूस करने लगा था, लेकिन यहां आने के बाद उसे शांति और सुकून का एहसास हो चला था। क्या हुआ सिद्धार्थ, बहुत खोए खोए से लग रहे हो? सिद्धार्थ को खोया जानकर बीरेन्द्र शर्मा ने उससे सवाल किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, महीने भर बाद आज मैं वापस आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा को जवाब देते हुए कहा, अच्छा, तो अब आगे का क्या इरादा है, प्रीतपुरा जाओगे या नहीं? बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हाँ, अब आ गया हूं तो एक बार घूम कर आऊंगा। खेत तो गांव वाले देख रहे होंगे, लेकिन घर 1 महीने से बंद पड़ा होगा, इसलिए थोड़ा साफ सफाई कराऊंगा। और माँ भी गांव जाना चाह रही थी, इसलिए उसे भी गांव लेकर चला जाऊंगा। सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा को जवाब देते हुए कहा। और सुकृति, उससे मिलने नहीं जाना है क्या? बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा। जैसे ही बीरेन्द्र शर्मा ने सुकृति का नाम लिया कि सिद्धार्थ का कलेजा एक बार फिर से धक करके रह गया था। उसे वो सब बातें याद आ गई थी जो सुकृति ने रजत से फोन पर बातें करते हुए कही थी। सुकृति के फेक प्यार ने, हालांकि ये सिद्धार्थ को कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर गलतफहमी हो गई थी। सुकृति आई तो थी प्लान के साथ ही, लेकिन वो सच में सिद्धार्थ से प्यार करने लगी थी। सिद्धार्थ अब सुकृति का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। बीच में 1-2 बार उसका मन हुआ कि वो सुकृति से बात करे, लेकिन सुकृति के द्वारा की गई गलती और उसने रिया के साथ जो करने की कोशिश की थी, उसने सिद्धार्थ का दिल तोड़ कर रख दिया था। देखा जाएगा अंकल, लेकिन अगर रिया मैडम होंगी यहाँ तो उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। जब मैं यहाँ से राजस्थान गया था तो उस टाइम पर माथुर साहब की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इत्तेफाक देखो, मैं न माथुर साहब से बात कर पाया और न रिया मैडम से। सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा को जवाब दिया और कुछ देर रुककर फिर आगे बोला। अंकल, पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, इसलिए ध्यान नहीं किया। लेकिन ये बताओ कि गुरबचन अंकल को कहाँ भेज दिया है आपने? अब वो तो मुझे वहां दिखाई नहीं पड़े थे और मैं इतनी जल्दबाजी में था कि पूछना ही भूल गया था। सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र से गुरबचन के बारे में सवाल किया, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ को बीरेन्द्र शर्मा कुछ जवाब देते कि सिद्धार्थ को गुरबचन की आवाज सुनाई पड़ी। चलो अच्छा है सिद्धार्थ बाबू, कम से कम मैं आपको याद तो हूं। मुझे लगा कि आप अपनी जिंदगी की आपाधापी में मुझे भूल ही गए। गुरबचन की आवाज आने पर जब सिद्धार्थ ने पीछे देखा तो पाया कि गुरबचन एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और भीखू उसे धक्का देते हुए लेकर आ रहा था। अरे नहीं गुरबचन भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? वैसे आप आए कब? सिद्धार्थ ने गुरबचन से सवाल किया। कुछ देर पहले बीरेन्द्र से सिद्धार्थ ने गुरबचन को अंकल कहकर बात की थी और अब अचानक से उसके द्वारा गुरबचन को भाई कहा जाना बीरेन्द्र को थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था। भाई? अरे गुरबचन तुम्हारे बाप की उम्र का है सिद्धार्थ, तुम उसे भाई बोल रहे हो? बीरेन्द्र ने थोड़ा डांटने के अंदाज में कहा। बीरेन्द्र ने जब सिद्धार्थ को डांटा तो वो थोड़ा सा सकपका गया था। अरे अंकल, इन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मैं इन्हें भाई कहकर बात किया करूं। सिद्धार्थ सकपकाई हुई आवाज में बोला। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद बीरेन्द्र शर्मा गुरबचन की ओर घूमे और बोले, क्या ये सही कह रहा है गुरबचन? हाँ अंकल, गुरबचन ने बिना किसी लाग लपेट के जवाब देते हुए कहा। ऐसा क्यों भाई?
अपने से आधी उम्र के लड़के से खुद को भाई बुलवा रहे हो, ऐसा क्यों? बीरेन शर्मा ने गुरबचन की ठिठोली लेते हुए कहा। अरे अंकल, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये सबके सामने अंकल अंकल कहता रहता था, तो मैंने कहा कि मुझे भाई बोला करो। गुरबचन ने जवाब दिया। अच्छा, पक्की यही बात है ना, या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम शादी वादी करने के चक्कर में हो और सिद्धार्थ से भाई बुलवाकर अपनी उम्र कम करवा रहे हो? बीरेन शर्मा ने गुरबचन से कहा, और बीरेन शर्मा के इतना कहने पर गुरबचन एकदम से झेप गया था। उसे एक पल को रेणुका की याद आ गई थी। गुरबचन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बीरेन शर्मा को इस बात का क्या जवाब दे। बीरेन शर्मा भी उससे इतना कहने के बाद उसे घूरते हुए देखे जा रहे थे। अभी वो लगातार गुरबचन को देख ही रहे थे कि गुरबचन की घबराई हुई हालत को देखकर उनके बगल में खड़े हुए सिद्धार्थ की हंसी ही छूट गई थी, और उसके हंसते ही बीरेन शर्मा और भीखू भी हंसने लगे थे। सिद्धार्थ, बीरेन शर्मा और भीखू को हंसते देखकर गुरबचन भी हंसने लगा था। उसे इस बात का एहसास हो चला था कि उसकी टांग खींची जा रही है। इधर सिद्धार्थ बाकी लोगों के साथ हंस रहा था, दूसरी तरफ शांति देवी की गाड़ी के पास बैठे युवराज रुद्रदेव की आंखों में संसार का दुख समाया हुआ था। वो लगातार रोए जा रहे थे और उनके पास में बैठी शांति देवी उन्हें संबल दिए जा रही थी। जल्दी सब ठीक हो जाएगा युवराज, आप परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढ लेंगे। शांति देवी ने फिर से युवराज रुद्रदेव से कहा और उन्हें उठाने की कोशिश की। रॉकी भी युवराज रुद्रदेव को संबल देते हुए यही बात कह रहा था। कुछ देर तक युवराज रुद्रदेव वहीं बैठे रहे, और उसके बाद जब उन दोनों ने उन्हें लगातार उठाने का प्रयास जारी रखा तो वो उठ गए थे। क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठे रहने से उनका काम हल होने वाला नहीं था। युवराज रुद्रदेव अभी गाड़ी का गेट खोलकर उसमें बैठने ही जा रहे थे कि तभी उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी तो तुम गायब हो जाते हो, कहाँ थे इतने दिनों से? जैसे ही युवराज रुद्रदेव ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी और पलट कर देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो एक पल को सहम से गए थे। आखिर कौन आया था युवराज रुद्रदेव से मिलने, और क्या देवयानी निकाल पाएगी सिद्धार्थ से मिलने का कोई रास्ता? आखिर क्या हुआ इंद्रनगर में जिसके बारे में सोच सोच कर घबरा रहे हैं युवराज रुद्रदेव? और क्या होगा जब सिद्धार्थ मिलने आएगा रिया से? क्या यहाँ से सिद्धार्थ के ऊपर आएगी कोई नई मुसीबत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।